मिजोरम की तमाम और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। तमाम सियासी जमातों ने झोंकी पूरी ताकत। 7 नवंबर को होगी वोटिंग। पांच रियासतों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के सिवनी में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। गरीबों की फलाह के अन्य योजना को आइंदा बरसों तक बढ़ाने के किया अज़्म का इरादा। कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। कहा अपने बेटों बेटियों को सेट करने में मसरूफ है रहनुमा। दीगर जमातें भी तशहीर में हैं मसरूफ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज आखिरी दिन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी तकरीब से करेंगी खिताब। दिल्ली में दम घुटने वाली फिजाई आलूदगी का कहर जारी। हवा के मेयार की सूरत हाल इंतहाई संगीन। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने का है मुतबादिल। और क्रिकेट आलमी कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तेज शुरुआत। टीम इंडिया के मुकाबले को जीतकर टॉप पर बरकरार रहने की होगी कोशिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन था। तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपने हक में वोट देने के लिए कायल करने की भरपूर कोशिश की। नेशनल पार्टियों के रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में तशहीर में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले में 20 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो गई। पहले मरहले में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी मरहले की वोटिंग में दूर दराज और नक्सल मुतासिरा पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए वोटिंग मराकज तक पहुंचाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने रियासत के लोगों को यकीन दिलाया कि सिर्फ बीजेपी हुकूमत ही तरक्की की रफ्तार को बरकरार रख सकती है। वजीर आजम ने अपोजिशन कांग्रेस पर अकरबा परवरी, खुशामद की सियासत और कबायली समाज को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने खानदानी सियासत पर सख्त तनकीद की। वजीर आजम ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर सिर्फ एक खानदान की तस्वीर है। कांग्रेस की ये पॉलिसी रही है कि एक खानदान के नाम पर ही सड़क, गली और इदारे का नाम रखा जाए है। मध्य प्रदेश में मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ के खानदान अपने बेटों को बसाने की कोशिश मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या?
वजीर आजम ने कहा कि भगवान श्री राम के ज़माने से कबायली समाज का जिक्र है। ये कबायली बिरादरी ही थी जिसने शहजादा राम को भगवान राम बनाया, लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 5 दहाइयों तक ऐसे कबायली समाज को नज़रअंदाज किया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने इस जानिब तवज्जो दी। उन्होंने दर्ज फहरिस्त कबाइल की तरक्की के लिए एक वजारत बनाई। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीबों की फलाह बहबूद के लिए मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से बैतुल खला से लेकर गैस के चूल्हे तक, घरों से आयुष्मान तक पिछले 9 सालों में कुछ ऐसी स्कीमें नाफिज की गई हैं जिससे गरीबों का मेयार जिंदगी में बेहतरी आई है। वजीर आजम ने कांग्रेस हुकूमत पर गरीबों का पैसा लूट कर सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजनांदगांव में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में मां देवी मंदिर में पूजा की। और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में मंशूर जारी किया। कांग्रेस ने अपने मंशूर में कई तरह के ऐलानात किए हैं। बीजेपी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही 2 उम्मीदवारों के टिकट भी तब्दील किए गए हैं। फहरिस्त मुताबिक बीजेपी ने बेरोजगार नौजवानों को मुत्तहिद करके लड़ने वाले नौजवान उपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। साथ ही कोलायत से टिकट भी तब्दील कर दिया गया है। यहां देवी सिंह भाटी की बहू के बजाय बीजेपी ने उनके पोते को टिकट दिया है। इसके अलावा जयपुर में वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौर, प्रहलाद गुंजल और विजय बंसल को भी टिकट दिया गया है। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया गया है। कोलायत सीट से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान भाटी को टिकट मिला है। बीजेपी ने राजस्थान की 200 में से कुल 197 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब सिर्फ 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का इंतजार है। ये सीटें हैं धौलपुर जिला के बाड़ी सेट और बाड़मेर जिला के बाड़मेर और पचपदरा सीट। राजस्थान में सियासी हलचल के दरमियान मुसलसल 3 मरतबा रुकन असेंबली रहे
गुरराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही धौलपुर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन रवि पिचौरी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग के रियासती सदर अनुराग सिंह बराड़ और दीगर कई लीडरान मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रैली के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालाक पार्टी है और कांग्रेस वोटों के लिए जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी चाहती है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति गणना रोकी थी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बार बार अवामी फैसले की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम बनने के ख्वाब के चक्कर में उन्होंने बिहार में जंगल राज लाने का काम किया है। पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अमित शाह ने दफा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी और जेडीयू जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने की हिमायत में नहीं थे। वहीं वजीर आजम मोदी ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुतादिद सख्त इक़दाम किए हैं। मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आरजेडी और जेडीयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकड़ चलाने। और वजारत दिफा ने मुसल्लह अफवाज में तैनात खवातीन के लिए तातीलात के हवाले से एक तजवीज़ भी जारी की है। इस तजवीज़ में खवातीन की छुट्टियों के हवाले से एक कायदा बनाया गया है। जारी करदा कायदे में कहा गया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की खवातीन सिपाहियों के लिए जजगी, बच्चे की देखभाल और बच्चा गोद लेने की छुट्टी के उसूलों में तौसी करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। कवायद के इजरा के साथ इस तरह की छुट्टियों की ग्रांट फौज में तमाम खवातीन पर यकसा तौर पर लागू होगी, चाहे वो अफसरान हो या कोई और रैंक की खवातीन हो। वजारत दिफा का ये फैसला मुसल्लह अफवाज में तमाम खवातीन की शमूलियत के विजन के ऐन मुताबिक है। क़वानीन में तौसी से मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के काम के हालात बेहतर होंगे और उन्हें पेशा वराना और ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतर तरीक़े से तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजारत दाखिला के ज़ेरे एहतमाम नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में राष्ट्रपति भवन में 200 नौजवानों से मुलाकात की। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की तारीख सुनहरी थी और मुस्तकबिल भी रोशन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के तबादले के प्रोग्राम नौजवानों के लिए भारत की दौलत और सकाफत से वाकिफ होने का एक बेहतर मौका है। भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य उज्जवल है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर अपने पूर्वजों पर गौरव करने तथा उनके मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए
भारत को मजबूत करने का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण युवा भारत की समृद्धि संस्कृति के से अवगत होंगे तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था और गहरी होगी। और आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आखिरी दिन है। सदर द्रौपदी मुर्मू वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम के अख्तामी इजलास से खिताब कर रही हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस 3 रोजा मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे एडिशन का आज आखिरी दिन है। इस प्रोग्राम में मुल्क समेत दुनिया भर से खाने पीने की अशिया की नुमाइश की गई है। केरल हुकूमत ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गवर्नर ने इस पर तंज कसा है। तिरुवनंतपुरम में सहाफियों से बात करते हुए गवर्नर ने कहा, अगर किसी को शक है और वो सुप्रीम कोर्ट गया है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। शक जल्द दूर हो जाएगा। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है जिसमें केरला हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि गवर्नर कई बिलों को मंजूर नहीं करा रहे हैं। केरला हुकूमत का कहना है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 बिल ज़ेरे इल्तिवा हैं जिन्हें असेंबली ने मंजूरी दे दी है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक उनकी मंजूरी नहीं दी है। केरला हुकूमत की दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि 3 बिल गवर्नर के पास पिछले 2 सालों से ज़ेरे इल्तिवा हैं। I have great respect for Honorable Supreme Court. So not just I have, the whole country has. It is like holy cow. So if anybody has confusion in their mind and they go to the Supreme Court, it should be welcomed. Confusion will be removed. आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं केरल के, केरल हुकूमत ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट जाने पर गवर्नर ने भी तंज कसा और कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो वो उसमें शामिल होकर ये बात क्लियर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर है नाजरीन की लोकसभा की अखलाकियात कमेटी की एक अहम मीटिंग जो तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर पैसों के बदले सवाल पूछने के इल्जामात की जांच कर रही है 7 नवंबर को मुनक्किद होगी। इस दौरान मुसव्विदा रिपोर्ट की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, गांधी दर्शन और अवसर ट्रस्ट की जानिब से सहरोजा मेगा मिलेट फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस 6 रोजा इवेंट का थीम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद जिंदगी के लिए मिलेट का इस्तेमाल पर मबनी है। ये तकरीब तरबियती कैंप के तौर पर मुनक्किद की जा रही है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 35 मिलेट्स तैयार करने वालों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में दिल्ली में मुनक्किद G20 इजलास में सरबराहान मुमलिकत को पेश किए गए मिलेट से तैयार खानों के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ समय पहले G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री ने सभी डिग्नेटरीज को डिनर होस्ट किया था, वो पूरा का पूरा व्यंजन मिलेट्स के ऊपर ही था। सारे प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर उस वक्त सर्व किए गए थे वो मिलेट्स के थे और उसकी सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत तारीफ की थी। और दिल्ली में दिन ब दिन आलूदा हवा ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की घनी चादर है जिसकी वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी इंतहाई कम हो गई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स इंतहाई खराब जुमरे में है। कौमी राजधानी में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के पेश नज़र BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए पानी के छिड़काव के लिए कई मशीनें भी लगाई गई हैं। आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है, जबकि छठी से 12वीं जमात के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया गया है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में
बढ़ती हुई आलूदगी के मामले पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर सख्त तनकीद की। मरकजी वजीर ने बंद स्मोक टावर पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलकर सियासत करने का इल्जाम लगाया। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मोक टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पराली जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने निजी इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है। इस इक़दाम से रियासत के बाराबंकी जिले को पराली जलाने से होने वाली आलूदगी से राहत मिली है। जिले में बायो कंप्रेस्ड गैस की पैदावार शुरू की गई है। इस प्लांट के शुरू होने से किसानों की पराली से कंप्रेस्ड गैस तैयार की जाएगी। किसानों की आमदनी में इजाफे के साथ साथ इससे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जिला बाराबंकी में तकरीबन 130 करोड़ रुपए की लागत से एक बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट कायम किया गया है, जिसमें पराली, गाय के गोबर और सब्ज गीले कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। इस प्लांट से 60 किलोग्राम टन बायोगैस यौमिया तैयार की जाएगी। बाराबंकी के डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शरुण कुमार ने बताया कि जिले में बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट की तनसीब से खेतों में पराली जलाने का मसला अब हल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों से 1900 रुपये फी टन के हिसाब से पराली खरीदी जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। जिले में भी अभी 2 मराकज़ खोले गए हैं, जहां से तकरीबन 2300 मीट्रिक टन पराली खरीदी गई है। आने वाले वक्त में ये प्लांट तमाम ब्लॉक्स में पराली की खरीदारी के मराकज़ कायम करेगा। और आसाम का अपना पहला 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद इतवार को दिल्ली पहुंचने पर भूटान के बादशाह का वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। भूटान के बादशाह के इस दौरे से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इधर लेबनान के दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में इसराइली ठिकानों पर रॉकेट हमलों को दिखाया गया है। फुटेज में इसराइली फौज जो चौकियों से धमाके और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ पर हमले का दावा किया है। इसराइल और हमास तनाज़े के दरमियान इसराइल ने एक बार फिर गजा की पट्टी पर शदीद बमबारी की है। बमबारी के बाद गजा से आग और धुआं भी उठता दिखाया गया। जंगबंदी के लिए इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश भी मुसलसल नाकाम हो रही है। गजा के महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक अब तक 9488 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाई के दरमियान इसराइल में लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। गजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए कई खानदानों ने हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अपने रिश्तेदारों को घर लाने का मुतालबा किया है। तेल अबीब में हजारों अफराद ने कैदियों की तस्वीर आवेजा की और सरकार से उनकी रिहाई पर जोर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे का इरादा किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में हमलों को रोकने पर इत्तेफाक राय किया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जंगबंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने में मदद मिलेगी। ये बयान उन्होंने अपनी आवाई रियासत डेलावेयर के दौरे के दौरान दिया है।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन अगले हफ्ते नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वजारती सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ये मुज़ाकरात अमरीका और भारत के दरमियान सरबराह इजलास की सतह एक प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। ब्लिंकन और ऑस्टिन नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर ब्लिंकन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और खेल की खबरों में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से जारी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आज के मैच के लिए भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अफ्रीकी टीम में कोएट्री की जगह तबरेज शम्सी को टीम में शामिल किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों तक भारत ने 5 के नुकसान पर 326 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 40 रन बनाने के बाद रबाडा की गेंद पर आउट हो गए। वहीं मायनाज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने एक रोज़ा 49वीं सेंचुरी लगाई है। कोहली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 49वीं सेंचुरी लगाई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।